नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों तथा जनजातीय नेताओं के जीवन को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग उनके द्वारा प्रारंभ किए गए विभिन्न जनजातीय विद्रोह तथा स्वतंत्रता आंदोलन में उनके द्वारा दिए गए योगदान को समझने का प्रयास करेंगे। इस टॉपिक से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए सेशन के अंत तक बने रहें तथा इसका लाभ उठाएं। आगे बढ़ने से पूर्व यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप को डाउनलोड कर उसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ पिंड कमेंट में भी दे दिया है। तो आइए आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम हम लोग झारखंड के आदि विद्रोही तिलका मांझी के जीवन को समझने का प्रयास करते हैं। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी को भागलपुर के सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव में एक संथाल परिवार के अंतर्गत हुआ था। इनके पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था और इनका दूसरा नाम था जबरा पहाड़िया। ध्यान रखिएगा, तिलका मांझी का दूसरा नाम था जबरा पहाड़िया और इन्होंने 1771 से लेकर के 1784 ईस्वी के मध्य संथाल परगना में विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसे हम लोग तिलका मांझी के नाम से ही तिलका आंदोलन के रूप में जानते हैं। इस विद्रोह की शुरुआत भागलपुर के बनचरी जोर नामक स्थान से प्रारंभ किया गया था और इस विद्रोह के दौरान तिलका मांझी ने साल के पत्ता का उपयोग किया और इस साल के पत्ते के प्रयोग से इन्होंने संथालों को संगठित करने का प्रयास किया था। उस समय भागलपुर का तत्कालीन आयुक्त क्लीवलैंड था और क्लीवलैंड को 13 जनवरी 1784 ईस्वी को तिलका मांझी ने इनकी तीर से मार करके हत्या कर दी थी। उल्लेखनीय तथ्य है कि जब क्लीवलैंड रास्ते से जा रहा था तो उस रास्ते में ही एक ताड़ के पेड़ पर तिलका मांझी छुप करके बैठ गए और ताड़ के पेड़ से ही बैठ करके उन्होंने ऊपर से घोड़े पर जा रहे क्लीवलैंड को मार करके इसकी हत्या कर दी थी। मार गिराया था इन्होंने क्लीवलैंड को और तीर सीधा क्लीवलैंड के आंख में जाकर के लगा था। इनके विद्रोह का कारण था शोषण, जो कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा स्थानीय साहूकार और जमींदारों के द्वारा संथालों का शोषण किया जा रहा था। वहीं राजस्व वसूली तथा 1770 से 1777 के मध्य पड़े अकाल में जब सरकारी सहायता संथालों को नहीं प्राप्त हुई और इस दरमियान भी अंग्रेजी सरकार लगातार संथालों से कर वसूलती रही तो तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह का दमन करने के लिए जब अंग्रेजों ने दमन चक्र चलाया तो तिलका मांझी भाग करके सुल्तानगंज की पहाड़ियों में छिप जाते हैं और वहां से ये गुरिल्ला युद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ कर देते हैं। अंततः 1785 ईस्वी में सर आयरकूट ने पहाड़िया सरदार जोराह की सूचना पर तिलका मांझी को सुल्तानगंज से गिरफ्तार किया और इन्हें भागलपुर लाकर के फांसी की सजा दे दी जाती है। 1785 ईस्वी में ही इन्हें फांसी की सजा दी जाती है और जिस स्थान पर इन्हें फांसी दी गई थी वो आज के दिनों में बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जानी जाती है। उल्लेखनीय तथ्य है कि जब इन्हें गिरफ्तार किया गया था तो इन्हें 4 घोड़े की सहायता से रस्सियों के साथ बांध करके इन्हें सुल्तानगंज से भागलपुर घोड़े से खींच करके लाया गया था और उसके पश्चात इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। ध्यान रखिएगा, तिलका आंदोलन को समाप्त करने का श्रेय आयरकूट को जाता है। आयरकूट ही वह व्यक्ति था, वह सेना नायक था जिसने तिलका आंदोलन को समाप्त किया था। एक अन्य तथ्य है कि इन्हें हम लोग आदि विद्रोही के नाम से जानते हैं और स्वतंत्रता सेनानियों में शहीद होने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तिलका मांझी, इसलिए इन्हें आदि विद्रोही के नाम से जाना जाता है। अगले व्यक्तित्व है रघुनाथ महतो, जिनका जन्म 21 मार्च 1738 ईस्वी को घुटियाडीह नीलडी सरायकेला खरसावा में हुआ था। ध्यान रखिएगा, रघुनाथ महतो का जन्म घुटियाडीह में 21 मार्च 1788 ईस्वी को हुआ था और इन्होंने चुआर विद्रोह के प्रथम चरण का विद्रोह किया था। इस विद्रोह की जो प्रमुख विशेषता थी
वह विशेषता थी कि इन्होंने गुरिल्ला छापामार युद्ध पद्धति के द्वारा इन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया था। और 5 अप्रैल 1778 ईस्वी को जब ये सिल्ली रांची के कितालोटा गांव में एक जनसभा कर रहे थे तो अंग्रेजों के द्वारा इन्हें घेर करके इनकी हत्या कर दी जाती है। इस विद्रोह के दौरान इन्होंने एक नारा दिया था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। यह नारा इन्होंने 1769 ईस्वी में दिया था। उल्लेखनीय तथ्य है कि इनके जीवन पर एक फिल्म बनी है और उस फिल्म का नाम है माटी के सपूत। इस लघु फिल्म का निर्माण जो है पलाश फिल्म प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था। यह भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि रघुनाथ महतो के जीवन पर एक मूवी बनी है, उसका नाम है माटी के सपूत और यह फिल्म पलाश फिल्म प्रोडक्शन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगली विद्रोही जो नेता हैं बल्कि एक नेत्री हैं और उनका नाम है रानी सर्वेश्वरी। रानी सर्वेश्वरी सुल्तानाबाद महेशपुर राज की रानी थी और सुल्तानाबाद महेशपुर राज ये संथाल परगना में स्थित है। इन्होंने अंग्रेजों के द्वारा दामिनी कोह के गठन के विरुद्ध 1781 से 82 के मध्य पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया था और इन्हें गिरफ्तार करके भागलपुर जेल में कैद कर दिया जाता है, जहां पर 6 मई 1807 ईस्वी को भागलपुर जेल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। अत्यंत महत्वपूर्ण है रानी सर्वेश्वरी के संबंध में और इनसे बराबर प्रश्न पूछा जाता है। ये बेसिकली एक महिला थी और एक महिला होने के नाते इन्होंने पहाड़िया विद्रोह का उस समय झारखंड में नेतृत्व किया जब एक पुरुष प्रधान समाज में नारी घर से बाहर नहीं निकलती थी। तो कहीं ना कहीं रानी सर्वेश्वरी नारी सशक्तिकरण का भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण मानी जाती हैं। अगले विद्रोही हैं बुधू भगत और इनका जन्म 17 फरवरी 1792 ईस्वी को एक उरांव परिवार में हुआ था। इनका जन्म स्थान है सीलागाई गांव, चान्हो प्रखंड, रांची। सीलागाई गांव के चान्हो प्रखंड में बुद्धू भगत का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 17 फरवरी 1792 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने 1831-32 में हुए कोल, जिसे हम लोग लड़का विद्रोह, ध्यान रखिएगा, कोल विद्रोह का एक दूसरा नाम लड़का विद्रोह भी है और कोल विद्रोह का नेतृत्व बुधू भगत के द्वारा किया गया था। ये झारखंड के प्रथम क्रांतिकारी थे जिनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1000 रुपए के इनाम की घोषणा की थी। 14 फरवरी 1832 ईस्वी को जब ये अपने अनुयायियों के साथ छिपे हुए थे तो उस समय कैप्टन इम्पे के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने इनके ऊपर हमला कर दिया और इन्हें घेर करके चारों तरफ से गोलियां बरसाना प्रारंभ कर दिया, जिसमें वीर बुधू भगत की मृत्यु हो जाती है। इसके अतिरिक्त इस हमले में इनके भाई और बेटे क्रमशः हलदर और गिरिधर, याद रखिएगा कि इनके भाई थे हलदर और इनका बेटा था गिरधर, इन दोनों की भी हत्या अंग्रेजों के द्वारा कर दी जाती है। वीर बुधू भगत के सम्मान में 13 अक्टूबर 2021 को डाक विभाग के द्वारा इनके सम्मान में एक विशेष डाक कवर जारी किया जाता है। एक विशेष डाक कवर कब जारी किया गया है? तो 13 अक्टूबर 2021 को वीर बुधू भगत के सम्मान में डाक विभाग के द्वारा यह डाक कवर जारी किया गया है। तो यह भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बन जाता है करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। अगले व्यक्तित्व हैं तेलंगा खड़िया और इनका जन्म 9 फरवरी 1806 ईस्वी को मुरगू गांव नागफेनी गुमला जिले के खड़िया जनजाति के एक कृषक परिवार में हुआ था। ध्यान रखिएगा, तेलंगा खड़िया का जन्म 9 फरवरी 1806 को मुरगू गांव नागफेनी गुमला जिले में हुआ था और इनके पिता का नाम ढुइया खड़िया तथा माता का नाम पेतो खड़िया था। इन्होंने अंग्रेजी शासन के दमन और शोषण के विरुद्ध प्रत्येक गांव में जूरी पंचायत, जिसे हम लोग जोड़ी पंचायत खड़िया भाषा में जौड़ी पंचायत कहा जाता है, जूरी पंचायत को। तो इन्होंने जूरी पंचायत नामक एक संगठन का निर्माण किया और अपने दल में 1500 सैनिकों की सेना इन्होंने खड़ी कर ली और उन्हें गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दिया ताकि अंग्रेजों के विरुद्ध वो मुकाबला कर सके और अंग्रेजों के दमन चक्र और शोषण से अन्य आदिवासी समूहों को निजात दिला सके। तो इन्होंने 1850 से 60 के मध्य अंग्रेजों के विरुद्ध हुए विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था
और 21 मार्च 1852 ईस्वी को जब ये कुम्हारी गांव में जुड़ी पंचायत का जब ये बैठक कर रहे थे तो उसी समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके कलकत्ता के अलीपुर जेल में भेज दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, इन्हें अलीपुर जेल में भेज दिया जाता है और 22 अप्रैल 1880 ईस्वी को जेल से इनकी रिहाई होती है। लेकिन रिहाई के उपरांत अगले ही दिन 23 अप्रैल 1880 ईस्वी को अंग्रेजों के समर्थक बोधन सिंह नामक एक व्यक्ति के द्वारा गोली मारकर इनकी हत्या कर दी जाती है। तो महत्वपूर्ण है, इनकी हत्या बोधन सिंह के द्वारा की जाती है। कब? तो 23 अप्रैल 1880 ईस्वी को तेलंगा खड़िया की हत्या बोधन सिंह के द्वारा कर दी जाती है और इनके शव को जिस स्थान पर दफनाया गया है उस स्थान को तेलंगा टोपा टाड़ के नाम से जाना जाता है। यदि तेलंगा खड़िया के योगदान को देखें तो इन्होंने अंग्रेजी सेना के विरुद्ध एक समानांतर सेना का गठन किया और उसे गुरिल्ला युद्ध पद्धति में प्रशिक्षण दिया तथा अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने गांव के आदिवासियों के जमीन वापसी के लिए संघर्ष किया। इसके लिए इन्होंने जोड़ी पंचायत का भी गठन किया था और इसी जोड़ी पंचायत के माध्यम से अपने हक की लड़ाई वो सामान्यतः लड़ते थे। अगले व्यक्तित्व हैं भागीरथ मांझी और भागीरथ मांझी का जन्म तलडीहा गांव के गोड्डा में हुआ था। याद रखिएगा, तलडीहा गांव गोड्डा में इनका जन्म हुआ था और ये खरवार जाति से संबंधित थे। खरवार जाति से संबंधित थे। इनका जो विद्रोह था ये 1874 का खरवार विद्रोह था। इसकी एक प्रमुख विशेषता है कि प्रारंभ में भागीरथ मांझी का विद्रोह बेसिकली एक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था, परंतु कालांतर में अंग्रेजी राजस्व व्यवस्था के विरोध में यह एक राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो जाता है और इसी दरमियान भागीरथ मांझी स्वयं को बौंसी गांव का राजा घोषित कर देते हैं तथा सभी लोगों को समझाते हैं, गांव वालों को, कि वो सरकार को 1 रुपया भी कर नहीं दे और वो कर किन्हें दे, तो स्वयं भागीरथ मांझी को वो कर उन्हें दे। इसके लिए उन्होंने रसीद भी बंटवाना प्रारंभ किया और रसीद के साथ साथ सभी लोगों से कर वसूलना भी प्रारंभ कर दिया था। इस कृत्य के लिए अंग्रेजों ने 1875 ईस्वी में इन्हें गिरफ्तार कर लिया, परंतु 1877 ईस्वी में इन्हें रिहा कर दिया जाता है, जहां 1879 ईस्वी में 1879 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। 75 में गिरफ्तार किया गया है, 1877 में इन्हें रिहा कर दिया जाता है और 1879 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। स्थानीय लोग इन्हें बाबा जी के नाम से भी बुलाते थे। अगले व्यक्तित्व हैं जतरा भगत और जतरा भगत का जन्म 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को उरांव परिवार में हुआ था और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो चिंगरी नवाटोली गांव बिशुनपुर गुमला इनका जन्म स्थान है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक प्रश्न है कि 2 अक्टूबर भारत के और किस किस महान विभूतियों का जन्म दिवस है, ये आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। तो जतरा भगत का जन्म भी 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? चिंगरी नवाटोली गांव बिशुनपुर गुमला में। और इनके पिता का नाम था कोहरा भगत, माता थी लिबरी भगत और पत्नी का नाम था बुधनी भगत। और ये हेसरा गांव के तुरिया भगत से ओझा या मती का शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। 1914 ईस्वी में जब ये हेसराग गांव से मती या ओझा की शिक्षा ग्रहण करके वापस अपने घर लौट रहे थे तो रास्ते में ही इन्हें उरांवों के प्रमुख देवता धर्मेश का दर्शन होता है और इनके दर्शन के पश्चात ही इन्हें आत्मबोध की प्राप्ति होती है और इस आत्मबोध के कारण ही इन्होंने ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में प्रारंभ किया था। प्रारंभ में ताना भगत आंदोलन एक संस्कृतिकरण आंदोलन था, परंतु जब गांधी जी का प्रभाव इस आंदोलन पर पड़ा तो वह एक राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, या गांधी जी के प्रभाव के कारण जो ताना भगत आंदोलन था एक सांस्कृतिकरण आंदोलन से परिवर्तित होकर के एक राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो जाता है। और जब जतरा भगत ने ताना भगत आंदोलन प्रारंभ किया था तो इन्हें 1916 ईस्वी में गिरफ्तार किया जाता है तथा इन्हें 1.5 वर्ष की सजा दी जाती है और इन्हें रांची जेल में कैद करके रखा जाता है।
परंतु जब इन्हें जेल से छोड़ा जाता है तो 1917 ईस्वी में ही, यानी 2 महीने के जेल से छोड़ने के 2 महीने के उपरांत ही इनकी मृत्यु हो जाती है। स्वतंत्रता के पश्चात 1948 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा टाना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम पारित किया गया था, यानी इनके आंदोलन का जो प्रतिफल था वह स्वतंत्रता के पश्चात ही इन टाना भगतों को प्राप्त हो सका। अगले विभूति हैं गंगा नारायण सिंह और इनका जन्म स्थान है बड़ा भूम या बीरभूम के राज परिवार में गंगा नारायण सिंह का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था लक्ष्मण नारायण सिंह और माता थी ममता देवी। 1832-33 में गंगा नारायण सिंह ने मानभूम में भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। मानभूम का क्षेत्र वर्तमान में आपका धनबाद और पुरुलिया तक का जो इलाका है वो उस समय मानभूम का क्षेत्र कहलाता था। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा भी दी है। इसका मूल कारण था विद्रोह का कि बीरभूम के राजगद्दी का एक्चुअल वारिस कौन है, उस विषय को लेकर के माधव सिंह और गंगा नारायण सिंह में युद्ध हो रहा था। इस विद्रोह में गंगा नारायण सिंह ने पोरहाट और चाईबासा के हो जनजातियों को खरसावा के ठाकुर चेतन सिंह और अंग्रेज सरकार के विरुद्ध संगठित कर इन्होंने विद्रोह किया था। इनकी मृत्यु 7 फरवरी 1833 को तब होती है जब ठाकुर चेतन सिंह के सैनिकों के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? तो अंग्रेज जमीन विक्रय कानून, उत्तराधिकारी कानून, लाह पर एक्साइज ड्यूटी, नमक कानून, जंगल कानून वापस लेने हेतु बाध्य हो गए थे। यानी इस विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने जमीन के विक्रय का जो कानून बनाया था उसे वापस लेना पड़ा। उत्तराधिकार के संबंध में इन्होंने जो कानून बनाए थे उसे भी वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों ने झारखंड से लाह के ऊपर एक्साइज ड्यूटी या उत्पाद कर लगा करके रखा था, उसे भी वापस ले लिया। नमक के कानून को परिवर्तित करना पड़ा, जंगल कानून को वापस लेना पड़ा। यानी गंगा नारायण सिंह के विद्रोह को हम लोग देखते हैं परिणाम के दृष्टिकोण से तो यह एक अत्यंत ही सफल विद्रोह साबित होता है। नेक्स्ट व्यक्तित्व है हमारे पोटो सरदार या पोटो हो और इनका जन्म स्थान है राजबासा गांव जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। पोटो सरदार हो जनजाति से संबंधित थे तथा इन्होंने 18 नवंबर 1837 ईस्वी को सिंहभूम के सेरेंगसिया घाटी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। और इस सेरेंगसिया घाटी में जब इन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था तो इस युद्ध में 26 हो लड़ाके शहीद हो गए थे। इनके विद्रोह का प्रतीक था तीर और यह तीर जो था पोटो सरदार को मांगी नायक, ध्यान रखिएगा, मांगी नायक ने यह तीर पोटो सरदार को दिया था और इस तीर को प्रत्येक गांव में घुमाया जाता था और इसके घुमाने से प्रत्येक गांव वाले ये समझ जाते थे विद्रोह की शुरुआत हो चुकी है। इनकी मृत्यु 1 जनवरी 1838 ईस्वी को जगन्नाथपुर पूर्वी सिंहभूम में होती है जब इन्हें अंग्रेजों के द्वारा बरगद के पेड़ पर इन्हें लटका करके फांसी दे दी जाती है। यानी 1 जनवरी 1838 ईस्वी को पोटो सरदार को बरगद के पेड़ से लटका करके फांसी की सजा दी गई। वर्तमान समय में राजबासा गांव को झारखंड सरकार ने शहीद ग्राम विकास योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत जितने भी शहीद नायक हैं झारखंड के, उनके गांवों का विकास झारखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान घटना है ये। और 4 मई 2020 को पोटो हो के सम्मान में ही पोटो हो खेल विकास योजना की भी शुरुआत की गई थी। ध्यान रखिएगा, पोटो हो खेल विकास योजना 4 मई 2020 को पोटो हो के सम्मान में प्रारंभ की गई थी। पोटो हो के जीवन के विषय में जो शोध है वह डॉक्टर पॉल स्टूमर ने किया है और पॉल स्टूमर नीदरलैंड के एक शोधार्थी हैं और इनकी पुस्तक है ए लैंड ऑफ देयर टाउन। ध्यान रखिएगा, ए लैंड ऑफ देयर टाउन में पोटो सरदार या पोटो हो के विषय में हमें अत्यधिक जानकारी मिलती है और यह ए लैंड ऑफ देयर टाउन रचना किनकी है? डॉक्टर पॉल स्टूमर की रचना है। नेक्स्ट विभूति है पांडे गणपत राय और पांडे गणपत राय का जन्म
17 जनवरी 1809 ईस्वी को भौरो भांडरा लोहरदगा में हुआ था। ध्यान रखिएगा, इन पांडे गणपत राय का जन्म लोहरदगा में हुआ था और इन्होंने 1857 की क्रांति में हजारीबाग के विद्रोही सैनिकों की सहायता की थी और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के साथ इन्होंने क्रांति में भाग लिया था। 1857 की क्रांति में हजारीबाग के विद्रोही सैनिकों ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को राजा, ध्यान रखिएगा, इनको राजा और पांडे गणपत राय को सेनापति के रूप में नियुक्त किया था। पांडे गणपत राय को सेनापति और विश्वनाथ सहदेव को राजा के रूप में स्वीकार किया था। इन्होंने बरवा पुलिस स्टेशन में जब आग लगाई गई थी, बरवा पुलिस स्टेशन पर जब हमला किया गया था विद्रोही सैनिकों के द्वारा, तो उसमें पांडे गणपत राय ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी, जिसके कारण इन्हें गिरफ्तार करके 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को रांची में कमिश्नर कंपाउंड, जो वर्तमान में जिला स्कूल है, वहां पर एक कदम के पेड़ से लटका करके इन्हें फांसी दे दी गई थी। अत्यंत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि इन्हें फांसी कब दी गई? 21 अप्रैल 1858 को, और किस पेड़ से? तो कदम के पेड़ से लटका करके इन्हें फांसी दे दी गई। वर्तमान समय में जो स्थान जहां पर पांडे गणपत राय को फांसी दी गई थी, उसे हम लोग शहीद स्थल के नाम से जानते हैं। किस स्थल के नाम से? शहीद स्थल के नाम से जानते हैं। अगली विभूति है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और इनका जन्म 12 अगस्त 1817 ईस्वी को सतरंजी बड़कागढ़ में हुआ था। ध्यान रखिएगा कि जो वर्तमान में सतरंजी है वो HEC के अंतर्गत है। HEC के अंतर्गत सतरंजी आता है और यहीं पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म 12 अगस्त 1817 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था और इस विद्रोह में इन्होंने पांडे गणपत राय का सहयोग लिया था। यहाँ शेख भिखारी नहीं होगा, यहाँ पर पांडे गणपत राय होगा। पांडे गणपत राय ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को अपना सहयोग प्रदान किया था। इनकी उपलब्धि क्या थी कि हजारीबाग के जो विद्रोही सैनिक थे उनका नेतृत्व इन्होंने किया था और इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी, जिसके कारण इन्हें 16 अप्रैल 1858 को ही रांची में ही कमिश्नर कंपाउंड के पास इनको फांसी दे दी जाती है, उसी कदम के वृक्ष के लटका करके, जिस कदम के वृक्ष से लटका करके पांडे गणपत राय को फांसी दी जाती है। अब यहाँ पर इनके संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि इनको गिरफ्तार किया गया था 30 मार्च 1858 ईस्वी को और विश्वनाथ दुबे ने इनके विरुद्ध मुखबरी की थी, जिसके कारण इन्हें अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। यहाँ पर एक अन्य तथ्य है कि इनके पिता का नाम रघुनाथ सहदेव था। ध्यान रखिएगा, रघुनाथ सहदेव इनके पिता थे और इनकी माँ का नाम था बानेश्वरी कुंवर। बानेश्वरी कुंवर इनकी माँ थी। रघुनाथ महतो पिता और बानेश्वरी कुंवर के संतान थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। अगले विभूति है टिकैत उमराव सिंह और इनका जन्म स्थान है खटंगा और मांझी, रांची में। टिकैत उमराव सिंह ने 1857 की क्रांति में शेख भिखारी के साथ में भाग लिया था। इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि इन्होंने चुटुपालू घाटी और चारू घाटी में शेख भिखारी के साथ मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया और उनका रास्ता उन्होंने रोक दिया था। वर्तमान समय में चुटुपालू घाटी कहाँ है, इसके विषय में आप कमेंट कर सकते हैं कि चुटुपालू घाटी झारखंड के किस जिले में स्थित है। इनको 6 जनवरी 1858 ईस्वी को कैप्टन मैकडोनाल्ड की मद्रासी सेना के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और जब उमराव सिंह को गिरफ्तार किया गया तो इनके साथ में शेख भिखारी और उनके भाई आसी सिंह भी उपस्थित थे और इनको 8 जनवरी 1858 ईस्वी को चुटुपालू घाटी में ही बरगद के वृक्ष से लटका करके शेख भिखारी के साथ में इनको फांसी दे दी जाती है। शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह दोनों को एक ही साथ फांसी दी जाती है बरगद के वृक्ष से और उस वृक्ष को आज हम लोग फसियाही वट के नाम से भी जानते हैं। टिकैत उमराव सिंह के संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये बंधगांव, याद रखिएगा, बंधगांव राज परिवार से संबंधित थे। टिकैत उमराव सिंह का
संबंध जो था बंदगांव राज परिवार से संबंध था। और ये ओरमांझी जहां इनका जन्म हुआ था खटंगा गांव में, ओरमांझी के खटंगा गांव में, ओरमांझी के 12 गांवों के ये जमींदार थे। अगली विभूति है शेख भिखारी, और शेख भिखारी का जन्म 1819 ईस्वी को खुदिया ओरमांझी रांची में हुआ था। शेख भिखारी टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे, और शेख भिखारी जो हैं वो उमराव सिंह के साथ ही मिलकर के 1857 की क्रांति में भाग लिया था, तथा अंग्रेजों को चुटुपालू घाटी, याद रखिएगा चुटुपालू घाटी एवं चारू घाटी में इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रतिरोध, वहां पर विद्रोह किया था। इनकी उपलब्धि थी कि ये बड़का गांव की सेना में रांची तथा हजारीबाग के नवयुवकों को भर्ती कर रहे थे और बड़का गांव की एक सेना का निर्माण कर रहे थे। 6 जनवरी 1858 ईस्वी को कैप्टन मैकडोनाल्ड ने ही शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह और घासी सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, और इनको ही फांसी दी गई थी। 8 जनवरी 1858 ईस्वी को फांसी दी जाती है, और शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह और घासी सिंह तीनों को चुटुपालू घाटी में ही बरगद के वृक्ष से फांसी दे दी जाती है। अगले विद्रोही नेता हैं नीलांबर और पीतांबर। इनका जन्म स्थान है पलामू, और इनके पिता का नाम है चेमो सिंह। इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, और पलामू में ही इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया और अंग्रेजों का प्रतिरोध किया था। 28 मार्च 1859 ईस्वी को लेस्लीगंज पलामू में अंग्रेजों के द्वारा इन्हें गिरफ्तार करके फांसी दे दी जाती है, और इन्हें आम के पेड़ से लटका करके फांसी दी जाती है। इस दौरान इनके साथ इनके पुत्र शिवचरण मांझी, ध्यान रखिएगा शिवचरण मांझी और रत्न मांझी, ये दो इनके दो पुत्र थे, शिवचरण मांझी और रत्न मांझी। इन दोनों को नीलांबर और पीतांबर के साथ में फांसी दे दी जाती है। इन दोनों को गिरफ्तार करने वाला जो अंग्रेज अधिकारी था वह था डाल्टन, और यह रांची का कमिश्नर भी था। अगली विभूति है नीलमणि सिंह, और नीलमणि सिंह पंचेत के शासक थे। इन्होंने 1857 के विद्रोह में संथाल जनजाति के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, और इसके लिए इन्हें गिरफ्तार करके नवंबर 1857 में इन्हें गिरफ्तार किया जाता है, और अलीपुर जेल कोलकाता इन्हें भेज दिया जाता है। जब इन्हें गिरफ्तार किया गया था तो गिरफ्तार करने वाला अधिकारी था कैप्टन माउंट गोमरी। कैप्टन माउंट गोमरी ने इन्हें गिरफ्तार किया था, और इन्हें अलीपुर जेल कोलकाता भेज दिया जाता है। अगले विभूति हैं अर्जुन सिंह, और इनका जन्म स्थान है पोरहाट सिंहभूम। इन्होंने भी 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग लिया था, और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि 17 सितंबर 1857 ईस्वी को इन्होंने स्वयं को सिंहभूम का राजा घोषित कर दिया था। और इसी दौरान जब विद्रोह हो रहा था तो चाईबासा के विद्रोही सैनिक इनकी शरण में आए थे, और इन्होंने सभी को संरक्षण प्रदान किया था, और सिंहभूम की सेना में उन विद्रोही सैनिकों को शामिल कर लिया था। परंतु डाल्टन के समक्ष इन्होंने पहली बार आत्मसमर्पण किया, लेकिन जब शर्तें थी, शर्तों के अनुसार उन सैनिकों जो कि आत्मसमर्पण कर रहे हैं उन्हें फांसी की सजा या कठोर सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन अर्जुन सिंह के सामने ही अंग्रेज अपने वादे से मुकर जाते हैं, और विद्रोही सैनिकों को फांसी की सजा दे दी जाती है। इससे क्षुब्ध होकर जब अर्जुन सिंह वापस सिंहभूम लौटते हैं तो ये पुनः विद्रोह कर देते हैं, लेकिन अंत में 1859 ईस्वी में ये पुनः डाल्टन के समक्ष जाकर आत्मसमर्पण करते हैं, और इन्हें गिरफ्तार करके वाराणसी भेज दिया जाता है। परंतु जब इन्हें अंग्रेजों के द्वारा इनका राज्य लौटाया जाता है तो ये आत्मग्लानि से इतने भरे हुए थे कि ये राज्य वापस नहीं लेते हैं, और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इन्होंने विद्रोह किया था तो अंग्रेजों ने इनके ऊपर 1000 रुपए का इनाम रखा था। अगले विद्रोही नेता है भगवान बिरसा मुंडा, और भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी जिला के तमाड़ प्रखंड के उलीहातू गांव में हुआ था।
बिरसा भगवान के पिता का नाम सुगना मुंडा तथा मां का नाम कदमी मुंडा था और इनका निवास स्थान था चालकंद गांव। ध्यान रखिएगा, इनका जन्म उलिहातू में हुआ था और इनका निवास स्थान था चालकंद गांव। इनके बचपन का नाम दाऊद मुंडा था और इनके आरंभिक शिक्षक जयपाल नाग थे। इनके धार्मिक गुरु आनंद पंडा थे जो कि बंदगांव के जमींदार जगमोहन सिंह के मुंशी थे तथा वैष्णव धर्मावलंबी थे। आनंद पंडा वैष्णव धर्मावलंबी थे और ये भगवान बिरसा मुंडा के गुरुओं में से एक थे और इन्होंने मुंडा उलगुलान का प्रारंभ किया था और इनके द्वारा यह विद्रोह किया गया था। उल्लेखनीय तथ्य है कि 15 नवंबर 1875 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और इसीलिए वर्तमान में 2021 इनफैक्ट 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय या आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। याद रखिएगा, ये प्रश्न आप लोगों से पूछेगा कि किनके जन्म दिवस को जनजातीय या आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय या आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भगवान बिरसा मुंडा ने 1899 ईस्वी में अंग्रेजी शासन व्यवस्था तथा ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध यही विद्रोह प्रारंभ किया था। यदि हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के विचारों को देखें तो इन्होंने एकेश्वरवाद की अवधारणा का सूत्रपात किया। इन्होंने हिंसा का परित्याग करने, पशु बलि निषेध करने, मद्यपान का निषेध तथा यज्ञोपवीत धारण करने का आदेश सारे लोगों को प्रदान किया। वहीं इनके प्रमुख सहयोगियों के रूप में सेनापति थे गया मुंडा, राजनैतिक मामलों के प्रमुख थे दोंका मुंडा और सामाजिक और धार्मिक मामलों के प्रमुख थे सोमा मुंडा। ये तीन व्यक्ति उनके प्रमुख सहयोगी थे। और अगस्त 1895 ईस्वी में जब बिरसा भगवान ने एक नवीन धर्म सिंहवोंगा की स्थापना की तो इस नवीन सिंहवोंगा धर्म को ही वर्तमान समय में बिरसाइयत पंथ, याद रखिएगा, बिरसाइयत पंथ की संज्ञा दी जाती है। और इस सिंहवोंगा धर्म के प्रतिपादन के पश्चात इन्होंने स्वयं को भगवान का दूत घोषित कर दिया और उन्होंने ऐलान किया कि अबुआ राज एटे जाना, महारानी राज टुंडू, यानी अब अपना राज आने वाला है और महारानी का राज जाने वाला है। और इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जो नारा दिया था वह था कटोंग बाबा कटोंग, राड़ी कटोंग कटोंग, यानी रानी को काटो, रानी को काटो काटो। 1895 ईस्वी में जब ये एक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन चला रहे थे भगवान बिरसा मुंडा, तो इन्हें अंग्रेजों के द्वारा 1895 में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और 2 वर्ष के कारावास की सजा इन्हें दे दी जाती है। उस समय इन्हें गिरफ्तार करने वाला जो अंग्रेज अधिकारी था वह था डिप्टी सुपरिटेंडेंट जीआर के मेयर्स। 1895 ईस्वी में जीआर के मेयर्स ने भगवान बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था, परंतु 30 नवंबर 1897 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया के शासन के हीरक जयंती के उपलक्ष्य में भगवान बिरसा मुंडा को हजारीबाग जेल से रिहा कर दिया जाता है। और जब ये जेल से रिहा होते हैं तो अपनी गतिविधियां पुनः प्रारंभ कर देते हैं और इस बार इन्होंने राजनीतिक आंदोलन प्रारंभ किया और इसमें इन्होंने सैन्य गतिविधियों को शामिल कर दिया और इनके सैन्य गतिविधियों का जो केंद्र था वह खूंटी जिला था। तो खूंटी जिला से इन्होंने अपना प्रारंभ किया विद्रोह और 1899 ईस्वी को क्रिसमस की पूर्व संध्या यानी 24 दिसंबर को भगवान बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का ऐलान कर दिया। इसके पश्चात संपूर्ण खूंटी, रांची और पश्चिमी सिंहभूम जिला में यह विद्रोह फैल जाता है और 1900 ईस्वी में सैल रकब पहाड़ी या जिसे हम लोग डुमरी या डोम्बारी पहाड़ी के नाम से जानते हैं, इस पहाड़ी पर जो युद्ध लड़ा गया था उसमें कमिश्नर फोरवेस और डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड के हाथों आंदोलनकारियों की पराजय होती है। इस पराजय के उपरांत भगवान बिरसा मुंडा भागकर सिंहभूम के जंगलों में छिप जाते हैं और 3 फरवरी 1900 ईस्वी को इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अंग्रेजों के द्वारा इनके ऊपर 500 रुपए का इनाम रखा जाता है, जिसके लालच में
बंदगांव के जगमोहन सिंह, ध्यान रखिएगा, बंदगांव के जगमोहन सिंह के मुंशी थे आनंद पंडा और इनके गुरु थे आनंद पंडा। भगवान बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पंडा। और बंदगांव के जगमोहन सिंह के ही एक आदमी थे या सैनिक थे, सिपाही थे, वीर सिंह महली। वीर सिंह महली की सूचना पर ही अंग्रेजों के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और यह जो इनाम था 500 रुपए का, वह भी वीर सिंह महली को दिया जाता है। जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो इन्हें रांची जेल में कैद कर लिया गया, जहां इन्हें हैजा होता है और इस हैजे से ही 9 जून 1900 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के पश्चात यह बिरसा आंदोलन या मुंडा विद्रोह, मुंडा उलगुलान जो था, स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात जो हमारी सबसे प्रमुख विभूति है वह है सिद्धू और कान्हू, और इनका जन्म एक संथाल परिवार में हुआ था। इनका जन्म स्थान है भोगनाडीह, संथाल परगना में, बेसिकली राजमहल का क्षेत्र है, बढ़ैत में पड़ता है आपका, बढ़ैत में आपका भोगनाडीह स्थित है। और इनके पिता थे चुन्नी मांझी। वहीं सिद्धू की जो पत्नी थी उसका नाम था सुमी, और इन्होंने 1855-56, ध्यान रखिएगा, 1857 के सिपाही विद्रोह के पूर्व संपूर्ण भारतवर्ष में जनजातियों के द्वारा किया गया सबसे प्रमुख विद्रोह कौन था? तो सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में किया गया संथाल विद्रोह। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, संथाल विद्रोह 1857 के सिपाही विद्रोह के पूर्व एक जनजातीय विद्रोह था और यह विद्रोह 30 जून को प्रारंभ होता है। ध्यान रखिएगा, 30 जून 1855 ईस्वी को यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था और 1856 ईस्वी तक यह विद्रोह चला था। इस विद्रोह के दौरान सिद्धू ने नारा दिया था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। और इस विद्रोह के अगेंस्ट में अंग्रेजों ने इनके ऊपर 1000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। इस विद्रोह को दबाने के क्रम में सिद्धू को दिसंबर 1855 ईस्वी में गिरफ्तार किया जाता है तथा भागलपुर के न्यायालय में इन पर एक संक्षिप्त मुकदमा चला करके 5 दिसंबर 1855 को इन्हें फांसी दे दी जाती है। वहीं इनके भाई चांद और भैरव बढ़ैत में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और वहीं पर अंग्रेजों के द्वारा मार डाले जाते हैं। कान्हू को फरवरी 1856 में गिरफ्तार किया जाता है और इन्हें भागनीडीह के ठाकुरबाड़ी में 23 फरवरी 1856 ईस्वी को फांसी दे दी जाती है। तो आज का जो हमारा सेशन था झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्वों से संबंधित यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से आप लोगों को लाभ हुआ होगा। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो मेरे वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाली घंटी को दबा दें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलती रहे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।